ठीक है, अब हम काम सीधा नहीं कर रहे, अब हमें काम करना है थोड़ा सा टेढ़ा। तो ये रही इसकी फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मैंने क्लिक की, और अगर दूसरी पॉइंट ये थी यानी कि एंडिंग पॉइंट या सेकंड पॉइंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ये उसी तरह से फॉलो होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो थोड़ा सा आर्क है ये चाहिए, तो यहाँ पर दूसरी क्लिक करने के बाद मैंने अपने क्लिक के बटन को छोड़ना नहीं है, क्लिक को पकड़े रहना है और अपने माउस को ड्रैग करना है, और ये इस तरह से हमारी जो लाइन है ये सर्कुलर बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, आपने ट्राई किया था, अच्छी बात है। इसके लिए आपको अलग से माउस चाहिए होगा, क्योंकि माउस पैड से यानी कि लैपटॉप वाले माउस से ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जिस साइड में आपको ये चाहिए शेप, गोलाई चाहिए या राउंडनेस चाहिए, आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींचना है। अगर मुझे राउंडनेस इस तरफ चाहिए तो मैं माउस को इधर खींचूंगा, यानी कि राउंडनेस के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन को आप फॉलो करती हुई ऊपर नीचे के स्टेप्स को समझकर उसी तरह से आप लाइन को बना लें जिस तरह से आपको रखनी है। अब देखें, ये इसके कहलाते हैं एंकर पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट। और ये जो होते हैं ये होते हैं कर्व हैंडल। ये जो हमने राउंडनेस बनाई है इसको ग्राफिक्स की ज़बान में बोलते हैं कर्व, और ये दोनों इसके कर्व हैंडल हैं। अगर हमें कर्व को एडजस्ट करना है तो हम इसके हिसाब से, इनकी मदद से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? वो हम लेंगे यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आप इसमें जो थोड़ी सी राउंडनेस एडजस्ट करना चाहते हैं वो दोबारा से की जा सकती है और आप आसानी से कर सकती हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पेन की, तो अगर यहाँ से मैं इसको दोबारा इस डायरेक्शन में ले जाऊँ तो ये यहाँ से डायरेक्टली कट द पॉइंट इधर नहीं जाएगा, ये यहाँ से थोड़ी सी इसे स्मूथनेस लाजमी बनाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ये वाला कर्व हैंडल जो है ये हम डिलीट करेंगे। कर्व हैंडल को डिलीट करने का तरीका ये है कि आप अल्ट प्रेस करें और इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करें। आपका कीबोर्ड से अल्ट का बटन प्रेस होना चाहिए। अब देखें, ये यहाँ से डायरेक्ट इसी पॉइंट से जाएगा, वगरना ये राउंडनेस या सर्किल बनाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कर्व हैंडल। अब इसे स्मूथनेस बनानी है इस कर्व हैंडल के हिसाब से, लेकिन ये अगर कर्व हैंडल बचेगा ही नहीं तो ये इसको स्मूथ करने की कोशिश ना करेगा। तो ज़रूरी है कि हम ये वाला कर्व हैंडल अल्ट प्रेस करके अल्ट क्लिक के साथ कट कर लें। अब मैं ये यहाँ पर आकर दूसरा इसका साइड जो है वो बना रहा हूँ। ये हो गया। अगेन मैं इस कर्व हैंडल को कट करके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को आपस में मिला रहा हूँ। ये देखें, ये कर्व कर दिया। अब ये बहुत ही बेसिक टाइप की कर्व थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और बारीक से बारीक चीज़ें आती जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको कुछ लोगोस भी दिखाए। ये वाला जो लोगो है ये भी पेन के साथ ही बना हुआ है, ये भी बन जाएगा। ज़बरदस्त, यही जज्बा चाहिए मुझे, यही जज्बा चाहिए मुझे। अच्छी बात है, ट्राई तो बिल्कुल करना होगा। एक सेकंड, चलें ठीक। अच्छी बात है, आप कोशिश करें, ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये भी इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये मल्टीपल शेप्स हैं। एक ये हो गया, दूसरा शेप, तीसरा शेप, चौथा शेप। ये मल्टीपल शेप्स को मिलाकर बनाया गया एक लोगो है।
और मोस्टली इसी तरह से काम होता है। ये देखें, अभी जो मुश्किल बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ वो है कर्व को परफेक्टली मैनेज करना। देखने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये है कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग। ठीक है, आसान नहीं है। अगर आपको आसान लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं मेरे पास, तो एटलीस्ट जितने भी आए हैं, उन सबका यही रोना होता है, नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कर्व नहीं बन रही। आपने यूज़ किया हुआ है इसीलिए आपको आसान लग रहा है, आप सबका इस्तेमाल किया हुआ है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए। एक सेकेंड, ओके, ठीक हो गया। ये आपका ट्राई किया हुआ है, तो मज़ा आ गया। ये वाला इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, अभी के लिए एक बहुत ही आसान सा और सिंपल सा लोगो जो मैं भी बना सकूं वैसा बना लेते हैं। अच्छा, वैसे एक और बात, ज़रूरी बात, अगर आपने शेप को कट करना होता है, ये हो गया हमारा शेप टूल। शेप टूल से मैंने एक लिस्ट बनाया। अब अगर इसे मुझे आधा कट करना है या इसका आधा हिस्सा डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ से सिलेक्ट करके इसका हिस्सा डिलीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो शेप है ये एक वेक्टर शेप है। ठीक है, वेक्टर शेप इन सिलेक्शन टूल से कट नहीं होता। अगेन, अगर मैं यहाँ पर इरेजर लेता हूँ इसे इरेज करने के लिए, इरेजर टूल, और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कह रहा है दिस शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। रास्टराइज द शेप, क्या आप इसे रास्टर करना चाह रहे हैं? हमें रास्टर नहीं करना, क्योंकि रास्टर करने के बाद इसकी जो वेक्टर क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या तरीका है कि ये वेक्टर भी रहे और इसका आधा हिस्सा कट भी हो जाए? तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। न्यू लेयर, कंबाइंड लेयर, सबट्रैक्ट लेयर, इंटरसेक्ट शेप एरिया और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। ठीक है, बात करते हैं कंबाइन की। तो कंबाइन का मतलब होता है एडिशन, वरना ऐसे होता है कि जब हम कोई भी शेप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक न्यू लेयर पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से कंबाइन लेयर कर लें, कंबाइन शेप्स कर लें, तो ये जितने भी शेप्स होंगे ये सारे के सारे शेप्स एक ही लेयर पर मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। अब ये भी एक वेक्टर क्वालिटी है कि एक ही लेयर पर मल्टीपल शेप्स मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रास्टर होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब भी अगर मैं इन्हें रास्टर कर दूंगा तो ये इनकी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो क्या हुआ? ये सिलेक्टेड पाथ ही डिलीट हुआ। और उसके अलावा अगर डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसकी कोई भी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट, देखिए ये इसकी एंकर पॉइंट है और ये इसकी कर्व हैंडल है, जो कि मैंने अभी आपको पेन में दिखाया। तो ये कर्व हैंडल्स हम इनके और इनकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डिलीट नहीं किया अभी मैंने, मैं इसे नीचे ले आया, ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसे नीचे ले आया। ठीक है, अब ये रहे इसके कर्व हैंडल्स, जिससे हम इसकी राउंडनेस को मैनेज कर सकते हैं। हो गया, ये इसकी शेप की वेक्टर क्वालिटीज़ हैं। अब बात कर रहे थे हम कट करने की, कि इसका हाफ पार्ट मैंने कट करना है, तो यहाँ से मैंने लेना है सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप। ठीक है, आप यहाँ से सबट्रैक्ट ले लें। अब जो शेप इसके ऊपर बनेगा वो एरिया इससे सबट्रैक्ट होगा, एक्सक्लूड नहीं, सबट्रैक्ट। ये कभी कभी मसला करता है, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि ये ले लें, यहाँ से सबट्रैक्ट कर लें। अब जो हिस्सा इसके ऊपर बनेगा
वो इससे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ से आपने इसका पाथ सिलेक्टेड रखना है, ये लेयर सिलेक्टेड है, ये पाथ सिलेक्टेड है। अब यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप किया, और जो हिस्सा या जो शेप आप इसके ऊपर दूसरा बनाएं वो इससे सब्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं रेक्टेंगल बनाकर रेक्टेंगल के साथ इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये देखें इसका आधा हिस्सा गायब हो गया। अगेन पाथ सिलेक्शन से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसके सब्ट्रैक्टेड एरिया को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पाथ शेप को कट करने का, शेप का हिस्सा डिलीट करने का तरीका यही है कि आप यहाँ से शेप लें, दूसरा शेप, और प्रॉपर्टीज़ में से आकर इसे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप कर लें। इसके लिए एक तरीका ये ज़रूरी है कि आपने इसे डीसेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब होगा, वरना नहीं होगा, वरना ये मसला करता है, बहुत सारे मसले करता है। अब देखिए बड़ा, आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्टेड एरिया को कम और ज़्यादा एडजस्ट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन या पाथ सिलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो किसी भी एक मखसूस पॉइंट को मूव करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कि सिर्फ ये पॉइंट मैंने मूव करनी है, ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से करूँगा, लेकिन अगर मुझे ये पूरा का पूरा पाथ मूव करना है तो यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस पूरे के पूरे पाथ को या शेप को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब अगर रिसाइज करना है तो सिमिलरली यहाँ पर आपको प्री ट्रांसफॉर्मेशन के बॉक्सेस दिए हुए हैं, और ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर दूसरा शेप बनाया है, ये हिस्सा मैंने इससे रिमूव किया हुआ है। ठीक हो गया, ये हो गया ऑप्शन सब्ट्रैक्शन का। अगर आपने कोई भी शेप सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एक शेप से कुछ पर्टिकुलर हिस्सा कट करना है, ये भी बहुत काम आता है लोगो डिज़ाइनिंग के दौरान या कार्ड्स डिज़ाइनिंग के दौरान। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट में सिर्फ वो हिस्सा ज़ाहिर होगा जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। दो शेप हैं लेकिन दोनों का सिर्फ वो हिस्सा विजिबल रहेगा जो ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने इसके ऊपर दूसरा एलिस बना लिया, ठीक है। अब सिर्फ वही हिस्सा नज़र आ रहा है जो दोनों शेप्स में सेम है। इस तरह से जिस तरह का आपको शेप चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में जो चीज़ दोनों में सेम होगी वो ख़त्म हो जाएगी और बकाया ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है कंबाइन, दोनों को कंबाइन कर दिया। एक है सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर लिया हिस्सा। सब्ट्रैक्ट के बाद में है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी कि जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी सिर्फ वही नज़र आएगी। और एक्सक्लूड में जो चीज़ कॉमन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बाकी सब कुछ नज़र आने लगेगा। समझ आ गया? ये चीज़ें आपको पहले ट्राई की हुई थी? नहीं। चले ठीक है। अब ये चीज़ पेन पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को पेन के साथ भी सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आसान तरीका, अगर और आसान करना हो तो ये लें, आप यहाँ से पेन के साथ सब्ट्रैक्ट कर लें। अब एक लोगो है जो मोस्ट कॉमन हम बनाते हैं, ये वाला। अभी ये बनाते हैं। क्या लगता है, आसान है मुश्किल है? क्या हो सकता है? नहीं, मैंने ये पूछा कि आसान है या मुश्किल है। आपको तो माशाल्लाह सब कुछ आसान लग रहा है, अच्छी बात है। ये आप शेप टूल से बआसानी बना सकती हैं, ठीक है। एक शेप हम यहाँ पर लेते हैं और एक उस इलिस्ट को हम उस जगह पर प्रॉपरली पोजीशन करते हैं जहाँ पर हमें शेप चाहिए। मैं देखने के लिए इंडिकेशन लेने के लिए सिर्फ इसका स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ और फिल बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे शेप भी नज़र आए कहाँ पर है
और उसकी जो एरिया है वो भी समझ आती रहे। अब इसको मैं रिसाइज करके प्रॉपरली वहाँ पर प्लेस करूँगा जहाँ पर मुझे मेरा रिक्वायर्ड शेप चाहिए। ठीक हो गया? अब हमें क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार इसको डीसेलेक्ट करके दोबारा से सिलेक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, और ये चीज़ मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। हो गया? थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है इस शेप में। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर प्लेस करके सेट कर दिया। ठीक हो गया? अब ये बन गया एक शेप, और इसका हम फिल दोबारा से ऑन किए देते हैं, स्ट्रोक ऑफ फिल ऑन। ठीक हो गया? अब दोबारा से दूसरा शेप बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करते चलेंगे। इसी शेप का डुप्लीकेट बना लें, डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट बनाते हम उन्हें रोटेट करते चलेंगे, लेकिन पहले इसमें हम ग्रेडियंट फिल कर लें। मैं इस लेयर की एक कॉपी ले लेता हूँ, बैकग्राउंड वाले ओरिजिनल लेयर की, ताकि मुझे पता चले कि ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई किया हुआ है। एज ए सैम्पल में इसे फॉलो करने के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं ग्रेडियंट पर। आप इस पर ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई करें एंड फॉलो करें कलर्स को, जो कलर आपको चाहिए। नंबर 1, दूसरा कलर यहाँ से, और तीसरा कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, और लास्ट में बिल्कुल डार्क कलर। ठीक है? अब देखें, ये थोड़ी सी पोजीशन का प्रॉब्लम है इसकी साइज एंगल का। यहाँ से आप लीनियर ले लें, यानी कि लाइन वाइज, और अब इसकी एंगल को दुरुस्त कर लें। सम लाइक 90। किधर गया? हाँ, ये रहा। ठीक है? ठीक हो गया? अभी थोड़ा बहुत है डिफरेंस, 90। हो गया? ओके। अब हम इसके डुप्लीकेट्स बनाएंगे और उन्हें प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। शेप नंबर 2, हाँ, बहुत सारे लेयर्स होंगे, और कभी कभी हमें ये चीज़ भी करनी पड़ेगी ताकि ये जो इसका इफ़ेक्ट है, ये लाइन वाला, ये हमें नज़र आए। इसके लिए आपने सिंपली उसके ग्रेडियंट को इन्वर्ट कर देना है। ठीक है? ये हो गया। अब मैं बताता हूँ, दूसरी बार में जब दूसरा शेप बनाता हूँ तो उसमें आपको बता देता हूँ। ठीक है? अभी ये क्लोज कर देता हूँ पैनल, मेरे किसी काम का नहीं है। तो इसकी मैंने अगर दोबारा से डुप्लीकेट बना ली और इसको मैंने रोटेट कर लिया उसी पोजीशन पर जहाँ पर वो शेप था, दूसरा शेप था। ठीक है? हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट की एंगल चेंज हो गई।
आपने दोबारा से यहाँ पर जाकर इसकी एंगल को सेट करना है। ठीक हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाली लाइन शो करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थी, जो अभी शायद नहीं पड़ेगी। हाँ ये है ना, ये कुछ यहाँ पर है ये लेयर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। थोड़ी सी ज़रूरत है ग्रेडियंट को एडजस्ट करने की, और अब इसका दोबारा से डुप्लीकेट ले लिया, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जो ऊपर वाली लाइन थी वहाँ पर ले गया, लेकिन लेयर को उसके नीचे रख दिया। अब आपने पूछा कि ग्रेडियंट को इन्वर्ट कैसे किया। यहाँ पर आ जाएं आप ग्रेडियंट ओवरले में, और ये रहा रिवर्स का ऑप्शन। रिवर्स से ये देखें, जो इसकी एज थी शार्पनेस वाली वो क्लियर हो गई। अगेन इस लेयर की मैं तीसरी कॉपी लेता हूँ और उसे ले आता हूँ यहाँ पर। हो गया। अब इसका भी आपने ग्रेडियंट उसी तरह से एंगल को एडजस्ट करना है। ग्रेडियंट ओवरले में आकर यहाँ से आप इसकी जो पोजीशन है ग्रेडियंट की उसको एडजस्ट कर लें। हो गया। डुप्लीकेट इस लेयर के नीचे और इसकी थोड़ी सी पोजीशन रीसेट कर लें ताकि ये यहाँ पर आ जाए, और अगेन इसका ग्रेडियंट रिवर्स। बहुत ज़्यादा हो गया, रीसेट कर लें। ओके, अभी के लिए मैं इसको ओरिजिनल को हाइड कर देता हूँ। तो देखें यहाँ तक हमारा लोगो बना है। थोड़े बहुत गैप्स हैं, लैप्सेस हैं, ये आप मैन्युअली इन्हें मूव करके एडजस्ट कर लें। और मैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि रिज़ल्ट प्रॉपर शो हो हमारी। अब ये देखें, ये हमारा बना हुआ है, अच्छा बन रहा है, लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, थोड़ी सी करेक्शंस, ये आप इस तरह से एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अलग से नज़र आ रहा है, आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर लें, इसे ऊपर मूव कर लें, ये यहाँ पर बन गया। हो गया। अभी रहता है हमारा लास्ट शेप। लास्ट शेप भी आप इसी की डुप्लीकेट ले लें और उसे आप पोजीशन कर लें अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट। हो गया। ग्रेडियंट आ जाएं, ग्रेडियंट की पोजीशन और एंगल को एडजस्ट कर लें। हिट ओके, डुप्लीकेट, मूव लेयर डाउन, reposition and invert the gradient। ये हो गया। ठीक है, अभी मैं ओरिजिनल को हाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बन गया, इसकी थोड़ी सी पोजीशन आउट है, ये हो गया। सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा ज़रूरत है करेक्शन करने की, ये हो गया। लेकिन देखें अब ये थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल का फ़र्क है, एंगल का थोड़ा बहुत फ़र्क है, वरना ये तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगोस कुछ डिज़ाइन कर सकती हैं और शेप्स को और पेन को यूज़ कर सकती है। अब ये मैंने यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ शेप टूल का, यहाँ पर पेन का कोई ख़ास काम नहीं था, क्योंकि ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर शेप्स, ये पेन से इतना परफेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं थे, इतना स्मूथ सर्किल बनाना पेन से आसान नहीं था। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप इन सबको क्या करें, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करें, टॉप मोस्ट लेयर को, और प्रेस करें शिफ्ट प्रेस करके अब आप लास्ट वाले लेयर को क्लिक करें। तो ये सारे के सारे लेयर्स आपस में एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब देखें
ये जो लेयर्स हैं ये हर एक अलग लेयर है। अगर मैं मूव करना चाहता हूँ पूरे के पूरे लोगों को तो ये डिस्टर्बेंस होगी, इसीलिए सबसे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करें। तो ये सारे लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो गए और आप इनको साथ में मूव कर सकती हैं। लेकिन आप इन्हें अगर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, कहाँ पर है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, ये यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में एक लेयर शो हो रहा है लेकिन ये आपस में मर्ज नहीं है, ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक ही लेयर की तरह शो होगा और आप इसे एक ही लेयर की तरह ट्रीट करेंगी। मूव, एडजस्ट, रिप्लेस, या अगर मैं इवन इस पर यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले या कुछ लगाना चाहूँ तो ये सारे के सारे लेयर्स एक लेयर की तरह ही ट्रीट होंगे। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली किसी लेयर में चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक फाइल टाइप आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें। ये सारे के सारे लेयर्स अलग एक डॉक्यूमेंट में ओपन हो गए। अब आपने यहाँ पर जो भी चेंजिंग करनी है चेंजिंग करके इसे सेव कर दें और क्लोज कर दें, वो चेंजिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी होगी। फॉर एग्जांपल इसे मैं फ्लिप करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर अगेन मैंने सभी लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया, ये यहाँ पर उसी ओरिजिनल शेप में मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो ये चेंज हो गया, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। यहाँ पर ये एक इंडिविजुअली लेयर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लेयर होते हैं तो डॉक्यूमेंट में संभालना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए जो भी आपकी रिलेवेंट और रिलेवेंस जिन चीज़ों की आपस में हो आप उन्हें सेलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया करें। ये वेक्टर भी रहता है और इसकी वेक्टर प्रॉपर्टीज़ भी बरकरार रहती हैं, लेकिन ये एक लेयर की तरह ट्रीट होगा जिससे आपको मूव करने में और एडजस्ट करने में या रिसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुश्किल पेन टूल सिखाना था मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में, मेरी सोच के मुताबिक तो मुश्किल था, लेकिन आपका हौसला है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कि आपने इतना अच्छा अभी तक तो रेस्पॉन्स दिया है। ये देखें, ये भी शेप टूल का काम है, सॉरी शेप नहीं, पेन का। और इसी तरह से हम कार्टून भी बनाते हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये कार्टून है, हाँ ये पेन टूल से बना हुआ है। हो सकता है आपका यही आज का होमवर्क बन जाए। आसान है ना, पेन तो आसान है, कोई मसला ही नहीं है। ये पेन टूल से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फेस के एक एक फीचर को, एक एक छोटी छोटी चीज़ को ट्रेस करना होता है और उसमें कलर फिल करने होते हैं। जिस तरह से अभी हमने एक लोगो को सिलेक्ट किया, अब ये एक घंटे का या एक दिन का काम नहीं है। कभी कभी बनाते बनाते बंदा बोर हो जाता है तो 2 से 3 दिन तक भी चला जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा इसका इंटरनेट पर बहुत स्कोप है इन चीज़ों का। मोस्टली स्पेशली आजकल जो वेडिंग कार्ड बनते हैं उन पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीर इसी तरह से कार्टून शेप में बनती है, तो उसके लिए इसकी चीज़ की वैल्यू काफ़ी है। PNG तो आपको मिल जाता है लेकिन कस्टमाइज तो नहीं होता ना। अगर आपने आपने किसी क्लाइंट का अपना फेस कार्टून बनाना है तो वो तो नहीं करेगा। अभी तो वैसे तो चैट जीपीटी कर ही लेता है, चैट जीपीटी तो कर ही लेता है। ये देखे, ये मैंने जो कैरेक्टर बनाया है ये भी तो चैट जीपीटी का बना हुआ है, तो हो जाता है। लेकिन कभी कभी या पुराने ज़माने में हम इस तरह से काम करते थे। अब ये 2021 में बना हुआ है मेरा, बचपन में, ठीक है। तो इस तरह के कुछ लोगोस आप यहाँ से गूगल से सिलेक्ट करें, ठीक है। या फिर आप एक और काम करें, एक टर्म है मैस्कॉट लोगो। आप यहाँ से कोई भी एक मैस्कॉट लेकर उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करें।
ये तो आसान है बेटा, इससे आसान और क्या होता है। हाँ, ईगल वाले की बात कर रहा हूँ ना। तो ये ईगल पहले आपने पूरा का पूरा एक ग्रे वाला शेप बनाना है, उसके ऊपर ये छोटी छोटी डिटेल्स बनानी है। पेन टूल, पेन टूल ये बनेगा ही पेन टूल से, उसके अलावा किसी चीज़ से बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप चीज़ें देख रहे हैं, आप खुद से गूगल कर लीजिएगा। एक ये वाला ईगल हो गया, और इसी तरह से आप ये देखें, ये चीज़ें आप अपनी मर्जी से कोई भी जो आपको आसान लगे वो ले लें, कोई मसला नहीं, जो आपका दिल चाहे। उसके अलावा लोगोस, जैसे कि मैंने सर्च किया 3D लोगो, ठीक है, इस तरह का आप कोई भी लोगो सर्च करके रिक्रिएट कर लें। इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, अल्लाह ही हाफिज़ है इनकी इंटरनेट का। वैसे ये घर पर ठीक चल रहा था इंटरनेट, मेरे घर तो लाइट ही नहीं थी, इसीलिए मैंने घर पर चेक नहीं किया वाईफाई। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर यही बताया गया कि मौसम की वजह से नहीं चल रहा, तो मुझ मासूम ने भी मान लिया